फ्लो ऑफ चार्ज एवरीवन, ये Flow of डेफिनेशन। charges. तो ये फ्लो ऑफ चार्ज किसने कहा था, नाम बताएं जरा। सर मोहम्मद शाहजर अली। भाई फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो बताया मोहम्मद शाहजर अली ने। शाहजेर है ना भाई, शाहजेर, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बताइएगा। शाहजर। शाहजर, ये सही है स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग सही है, सही है सर। ठीक है। शाहजेर साहब ने कहा फ्लो ऑफ चार्ज, तो एवरीवन एल्स जो इसमें इजाफा कर सके या कहे कि नहीं सर थोड़ी सी कमी है, कुछ और बढ़ा लें जी। बाकी तमाम लोग इससे मुत्तफिक हैं Say flow of charge to the point. जी। Flow of charge to the pass point or region. फ्लो ऑफ चार्ज टू द पास पॉइंट और रीजन। जी, यही कहा आपने जो मैंने लिखा है। जी सर। अच्छा, कोई इससे मुत्तफिक है भाई, या कोई इख्तलाफ किसी को इन दोनों डेफिनेशन से और अपनी कोई डेफिनेशन देना चाहे। Sir, the rate of flow of charge. एक और आया भाई। अच्छा, ये पहले जो साहब थे इनका नाम बताया जरा अपना, जरा ये। सर मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस, ठीक है। और The rate of flow. नाम बताइएगा बेटा अपना। Naseem Mushtaq. नसीम मुल्तानी, रेट ऑफ फ्लो चार्ज। अच्छा जी, और किसी को कुछ कहना है तो मैं इसको जरा समअप करूं। अच्छा चलिए देखें, पहली बात तो ये कि फ्लो ऑफ चार्ज इनकम्प्लीट डेफिनेशन, बात सही है, लेकिन रेट। अच्छा, जो ये बात है पास पॉइंट और रीजन, अब ये जो है ना काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। इसका इशू ये है कि हम किसी ख़ास रीजन से बात तो कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि फ्लो ऑफ चार्ज में एक इजाफा किया कि देर माइट बी अ रीजन। ऑब्वियसली किसी सरफेस से वो जा रहा होगा, किसी लाइन से गुजर रहा होगा, तो कोई नई चीज़ में नहीं आ सकी फ़िलहाल। जो रेट ऑफ फ्लो चार्जेस में अगर टाइम रेट कह देंगे, ठीक है ना, यानी क्यू ओवर टी, तो आई कैन राइट ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा चार्ज बहुत कम टाइम में गुजर जाए, यानी तो करंट ज़्यादा होगा। बहुत कम चार्ज उसी टाइम में गुजरे तो उसी ड्यूरेशन में अगर चार्ज कम गुजरा तो करंट कम होगा। तो ये एक बुनियादी डेफिनेशन है, आप सबको मालूम है, कोई नई चीज़ तो नहीं बताई मैंने इसमें। लेकिन ये कि जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं कहना है, पर यूनिट टाइम बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, नो द वोल्टेज को हम ख़त्म करते हैं। जी भाई फरमाइए, वोल्टेज क्या चीज़ है, किसी के दिमाग में कोई सवाल। Sir, potential difference. Maybe पोटेंशियल डिफरेंस, express मतलब यूनिट में अगर किया जाए तो volts. बड़ा नाम बताइएगा। Naseem Mushtaq. वही। Sir, potential difference express in volts. अच्छा जी, ये मुझे तर्जुमा लग रहा है लेकिन डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बता दें भाई क्या चीज़ है, अगर वोल्टेज का है, इशू नहीं है। कोई और। अच्छा, ये किसी सर बोलिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन
ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं भाई? यस सर, W upon Q। ठीक है। अच्छा, ये चैट पे पहले मुझे कहा था जिब्रान ताहिर ने। जिब्रान ताहिर ज़रा बोलिए ना, ज़रा लिखने से क्या होता, थोड़ा सा आवाज़ भी दे। यही पढ़ दे जो आपने लिखा है अभी, जिब्रान ताहिर। बेटा आवाज़ आ रही है? अपना आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा चलें ठीक है, इन्होंने लिखा है जिब्रान ताहिर ने अच्छा, ये मैं यहाँ से पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखा था, वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सर्किट पावर सोर्स दैट पुश चार्ज इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टिंग लूप। ठीक है, अब ये तो बहरहाल वॉइस में इशू होगा, इन्होंने लिखा हुआ है, वो मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझने की हैं जो मेरे ख्याल में मिसकंसेप्शन है। सबसे पहले जो मुझे एतराज़ होगा और किसी को भी एतराज़ होगा वो ये होगा कि ये प्रेशर क्या चीज़ है। ठीक है ना, प्रेशर का वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोर्स, इट इज़ अ पुश। ठीक है ना, इसे हम, अच्छा इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब हम कहेंगे तो इसमें बेसिकली समहाउ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एज अ सोर्स काउंट किया जाता है, लेकिन वोल्टेज सिर्फ सोर्स नहीं है। समहाउ इट इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप, यानी किसी भी पंखे के गिर्द, लाइट के गिर्द, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। उस डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया सकता। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन जो इन्होंने बताई है जबीरान तारिक, ये क्या नाम है बेटा आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज का? मोहम्मद शाहजर अली। शाजिर साहब ने जो बताया था कि किसी भी एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए इतना काम किया जाए, वो जो है एज अ पोटेंशियल डिफरेंस काउंट किया सकता है। तो एक तरह की फोर्स है, वर्क डन है। तो सिर्फ वोल्टेज, प्रेशर या फोर्स से काम नहीं चलेगा, जिन्होंने जिब्रान तारिक साहब की बात को मैंने कंफर्म किया। ठीक है जी, यहाँ तक बात सही है? ठीक, दूसरी जो बात है वो है, मैं इसको इरेज करता हूँ। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सब लोग इस पर मुत्तफिक है कि ये डेफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये अब हम आते हैं रेजिस्टेंस। जी जी फरमाइए भाई, रेजिस्टेंस के बारे में। कुछ कहेगा कोई? Opposition in flow of charges. Opposition and flow of charges। बड़ा नाम बताइएगा। रोहानुल्लाह। रोहन, आपका मसला हल हो गया वाला? जी सर, हल हो गया, बिल्कुल सही हो गया। कल मैंने ऐप री इंस्टॉल करा तो हो गया, सही हो गया। चले बस, शुक्रिया। जी सर, थैंक यू। रोहान साहब ने बताया है कि अपोजिशन जो होगी फ्लो ऑफ चार्ज में, वो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सब इससे मुत्तफिक है? यस। चलो, मेरे ख्याल में इसमें कोई, अच्छा इनका यूनिट ओम है, वोल्टेज का 1 वोल्ट है, और जो आपका करंट है उसका हम एम्पियर लेते हैं। ठीक है, असल जो मुझे शक है कि आप लोग जो सुनते होंगे या बताएंगे मुझे फिलहाल, वो है ओम्स लॉ पर। तो आज अगर हम ओम्स लॉ ही समझ गए तो समझिए कि आज की क्लास जो है वो वसूल हो गई। जी, ओम्स लॉ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, जो बताइए थोड़ा और। जी, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही पता होगा आप लोगों को, या कोई और चीज़? इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। तो फॉर्मूला बताएगा V = IR। नसीम मुश्ताक यही है, इन्होंने कहा। जी भाई, सब लोग इससे मुत्तफिक हैं, और होना भी चाहिए, पढ़ाया भी यही गया भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। थोड़ा सा मसला है, जो ओम्स है जिसने ये लॉ पेश किया था, उसने कभी भी ये बताने की कोशिश नहीं की थी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। उससे वो समहाउ वो मटेरियल स्टडी कर रहा था।
एक्सप्रेशन करंट, पता ठीक है, मटेरियल स्टडी कर रहा था और उसने जो है एक्चुअली ये बताने की कोशिश की थी कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि उनका जो रेजिस्टेंस है, जो अपोजिशन है, वो इंडिपेंडेंट है अप्लाइड वोल्टेज के और उस करंट के जो किसमें से गुजर रहा है। तो मैं ज़रा डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ज़रा याद रखिएगा। ओम्स लॉ की एक्चुअल डेफिनेशन ये है। दूसरी बात भी ये है, ये सिर्फ यही कुछ ऐसे मटेरियल भी हैं जो कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। इनमें कैपेसिटर्स भी आता है, इनमें सेमीकंडक्टर्स भी आते हैं। तो वो अमूमन कंडक्टर्स फॉलो करते हैं। तो वो मटेरियल जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के और जो करंट में। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है इस तरह से। तो ये जो है आपके पास एक लीनियर ग्राफ बनता है, देख रहे हैं। तो इस लीनियर ग्राफ की वजह से जो इक्वेशन है V इक्वल टू आई आर निकल आती है। एक्चुअली वो ये बताना चाह रहा था कि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप वोल्टेज और करंट बढ़ाते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में होता है, डायोड, अगर आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो पुरानी बातों की वजह से कुछ किसी, तो डायोड में होता है, आपने एक्सपेरिमेंट्स किया हो, तो डायोड में होता ये है कि जैसे 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल क्रॉस होता है, जैसे करंट जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है उस मटेरियल का वो ड्रॉप हो जाता है आफ्टर 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि ओम्स लॉ ओबे नहीं करता। जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओम्स लॉ ओबे करते हैं। आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दें, आप कितना भी करंट बढ़ा दें, लेकिन जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। इस कंडीशन को डिफाइन किया था जिसकी बुनियाद पर हम इसे ओम्स लॉ कहते हैं। आपकी बात समझ में आ गई एवरीवन? देखिए इसका मतलब ये, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि गलती से कभी मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो इंसिस्ट मत कीजिएगा इस डेफिनेशन पर, क्योंकि वो मर जाएंगे बेचारे एग्जाम में लिखकर। एग्जाम में जो टीचर उनकी कॉपी चेक करेगा वो किताब से चेक करे, किताब में ये लिखा भी एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो उसको वही लिखने दीजिए। लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आप अगर ये डेफिनेशन बताएंगे तो गलत बताएंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप कीजिएगा कि ओम्स ने ये बताने की कोशिश की थी कि ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनका जो रेजिस्टेंस होता है, आप कितना भी पोटेंशियल वोल्टेज उस पर अप्लाई करें वो चेंज नहीं होगा, कितना भी करंट उसमें गुजार दें वो चेंज नहीं होगा। दैट इज ओम्स लॉ एक्चुअल। और उसके नतीजे में ये ग्राफ डेवलप हुआ था और ग्राफ में स्ट्रेट लाइन शो कर रही थी कि रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। क्लियर एवरीवन? सर ये कोई स्टूडेंट चला गया? 8-9 स्टूडेंट थे, 8 चल रह गए। ठीक है जी। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। उसके बाद जो है मैं इसका लेक्चर जो है वो, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है तो ये मैं बंद कर दूंगा, क्लास हम ऑफ करेंगे। अच्छा एक सवाल तो बताइए, करंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं होती, या करंट स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है सर। स्केलर है। एनीवन एल्स? सर ये स्केलर इसलिए क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो होती है लेकिन ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद शाहजर अली। हाजिर साहब आप माशाल्लाह से, देखिए हम जो क्लास ले रहे हैं ये रिकॉर्ड ज़रूर हो रही है, लेकिन ये कोई किसी जगह पर जो है ना वो गवाह के तौर पर पेश नहीं की जाएगी। आप पे कोई जुर्म आयद नहीं होगा, आप बोल सकते हैं। आपको मालूम मेरी क्लास में सवाल करना हमेशा से अलाउ होता है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस में भी अलाउ होगा।
जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो होता ही है कि वो आवाज़ का इशू आ जाता है, डेटा का इशू, तो मैं आखिर में ऑन करता हूँ। अभी आपके स्टूडेंट्स कम है तो मैंने ऑन रखी हुई है। इसका असूल ये है, बहुत सारे लोग इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइड है, लेकिन जो एक्चुअल रूल है वो ये है कि अगर कोई सब्सटेंस वेक्टर है, कोई प्रॉपर्टी वेक्टर है, तो उसको वेक्टर्स के लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करने चाहिए। दो करंट आपस में जब ऐड होते हैं, सिंपल स्केलर ऐड होते हैं, चाहे वो डायरेक्शन कुछ भी हो, इसलिए कहते हैं कि करंट जो है वो स्केलर है। जो चीज़ वेक्टर है वो एक्चुअली होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर, ठीक है, और ये बराबर होती है J इज इक्वल टू आई ओवर ए, ठीक है, एंड दैट इज अ वेक्टर। ठीक है, सबके समझ में आ गया आज की क्लास? यस सर। तो आज जो है हमने जो है थोड़ी लंबी क्लास ली है, क्योंकि मैं चाह रहा था ज़रा कुछ क्लासेस ले ली जाए। तो अब तक जो मैंने पढ़ा है, मैं आपको एनर्जी स्टोरेज एंड कैपेसिटर पढ़ा चुका, कुछ न्यूमेरिकल्स कराया मैंने, डायलेक्ट्रिक पढ़ा दिया मैंने आपको, और आज मैंने करंट रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी भी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स होंगे, और ये चैप्टर अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फिर अगली क्लास चैप्टर में जाएंगे। तो कोई सवाल कुछ करना हो तो मैं यहाँ पे क्लास ख़त्म करूँ फिर? सर एक इशू था सर क्लास का, सुनाइए। प्लीज़ सर काइंडली थोड़ा सा पहले बता दिया करें। असल में रात में जल्दी सो गया था तो आज पता नहीं चला था मुझे क्लास, दूसरी वाली क्लास हुआ ली ये मैंने। था कि मैं इसकी वजह बता दूं, गलती मेरी है, और मैं किसी को इसका कोई अगर नहीं ले सका तो इसलिए मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि इसे बता सकूँ। इशू ये हुआ था कि मैं फ्राइडे की शाम को हमारे पास एक वो आया कि आपने कितनी क्लासें ली हैं, वो उसकी पूरी डिटेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबमिट करें। तो उसकी वजह से इशू हमारे ऊपर इतना नहीं आता, स्टूडेंट्स पर आ जाता कि उनको फिर क्लास लेनी पड़ती है, उनको बुलाना पड़ता है, कुछ चक्कर होता है इस तरह से। तो फिर मैंने जो है ना इमरजेंसी में आज 2 क्लासें लेके एक मिनिमम जो लाइन है वो अबूर की है कि हमने इतनी क्लासेस ले ली हैं। तो मैं उनको शो कर दूंगा कि आज हमने 2 लिए हैं, पिछले 2-3 ले चुके हैं, तो 5-6 क्लासेस जो हैं वो अगर हम 1 घंटे के दिखा दें तो वो समाउ रीजनेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जल्दी ले ली, वरना अदरवाइज मैं आपको 1-2 दिन पहले बता देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। तो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और